ईयर 1990 बीकानेर की सड़कों पर एक 12 साल का लड़का अपनी मौसी के पास भुजिया बनाना सीखता है और सिर्फ 2 पैसों में उसे बेचना शुरू करता है। उसे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक दिन ये भुजिया एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की फाउंडेशन बनेगी जिसका नाम दुनिया के हर कोने में बिकने वाले पैकेट पर लिखा होगा। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म 1998 में बीकानेर की एक गरीब फैमिली में हुआ था। उनके दादा भुजिया बाजार में एक छोटी सी दुकान में भुजिया बेचा करते थे। बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में बड़ा इंटरेस्ट था। इस वजह से सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने रोज घंटों मेहनत करके भुजिया बनाना सीख लिया और बहुत जल्दी वे अपने दादा के साथ रेगुलर दुकान पर बैठने लगे। हल्दीराम अपने दादा की तरह सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें अपने बिजनेस को बड़ा करना था। उस समय पर जो भुजिया बिकती थी वो बेसन से बनती थी, लेकिन हल्दीराम ने नोटिस किया कि राजस्थान के लोग मोट दाल को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपनी भुजिया में बेसन के साथ मोट दाल को मिलाएंगे। ये नई भुजिया लोगों को इतनी पसंद आई कि वो एकदम से हिट हो गई। लेकिन हल्दीराम यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी करंट भुजिया थोड़ी मोटी और सॉफ्ट है। अगर वो इसे पतली और क्रिस्पी बना पाए तो कस्टमर के खाने का एक्सपीरियंस और ज्यादा सेटिस्फाइंग हो जाएगा। इस काम को करने के लिए उन्हें अपने बैटर को पतला बनाना था और एक ऐसी जारी चाहिए थी जिसके होल छोटे हो ताकि भुजिया पतली बने। उन्होंने मार्केट में कई मैश मेकर के साथ मिलकर एक परफेक्ट मैश बनाई और अपने बैटर को पतला बनाया। महीनों के एक्सपेरिमेंट के बाद आखिरकार हल्दीराम ने एक परफेक्टली थीन और क्रिस्पी भुजिया बना ली। ये नई भुजिया बाजार में आते ही धमाका कर गई और सेल्स भी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन हल्दीराम का इनोवेशन सिर्फ भुजिया की रेसिपी तक लिमिटेड नहीं था, वो एक ब्रांडिंग जीनियस भी थे। बाजार में और भी कई शॉप थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर के दिमाग में उनकी भुजिया की इंपॉर्टेंस नॉर्मल भुजिया से कई गुना ज्यादा हो। उन्होंने देखा कि महाराजा डूंगर सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर राजा थे और उनके लोग रिस्पेक्ट भी करते थे। इसलिए उन्होंने अपने भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। महाराजा के नाम के लेबल के साथ उनकी भुजिया सबसे अलग दिखती थी, जो एक प्रीमियम इमेज बन गई। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने अपने प्राइस को बढ़ा लिया और कस्टमर ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी किया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छी तरह से स्टेब्लिश कर लिया। 36 साल की उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 3 बेटे थे। गरीबी से उठने के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1954 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। घर की औरतों के बीच तनाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़े में बदल गई। एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि हल्दीराम को अपना घर छोड़ना पड़ा और सबसे बड़ी बात, उन्हें घर के साथ साथ वो बिजनेस भी छोड़ना पड़ा जो उन्होंने अपनी मेहनत, समय और दिल से खड़ा किया था। एक रात में ही हल्दीराम अपनी फैमिली के साथ रोड पर आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तुरंत अपने आप को संभाला और काम ढूंढना शुरू किया। एक दिन जब वे बाजार में काम ढूंढ रहे थे तब किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। हल्दीराम ने मुड़कर देखा तो उनके सामने उनका एक पुराना दोस्त खड़ा था। ये वही दोस्त था जिसे सालों पहले हल्दीराम ने 200 रुपए उधार दिए थे। वो दोस्त बीकानेर छोड़कर चला गया था और अब वापिस आया था। हल्दीराम ने उसे अपनी पूरी हालत बताई, कैसे उनका बिजनेस और घर दोनों छूट गया है। वो दोस्त जिसने सालों पहले उनसे मदद ली थी, वो उस दिन उनका एहसान नहीं भूला था। उसने तुरंत 100 रुपए हल्दीराम को वापस दिए। उन 100 रुपए में से हल्दीराम ने सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया। उनकी पत्नी चंपा देवी बहुत ही टेस्टी मूंग दाल बनाती थी और मूंग दाल बीकानेर के लोगों की फेवरेट डिश थी। इसलिए हल्दीराम ने मूंग दाल का बिजनेस करने का डिसाइड किया। बचे हुए पैसों से उन्होंने मूंग दाल, मसाले और किचन के लिए सामान खरीदे और एक छोटी सी किचन बना ली। रोज सुबह सुबह दोनों उठकर मूंग दाल बनाते और फिर हल्दीराम पूरे दिन बाजार में घूमकर वर्कर्स और ऑफिस जाने वाले लोगों को मूंग दाल बेचने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने मूंग दाल के साथ साथ भुजिया भी बेचना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत, टेस्ट और क्वालिटी ने फिर लोगों का दिल जीत लिया और कस्टमर लॉयल होने लगे। थोड़े समय के बाद उन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान खुलने के कुछ ही समय बाद बाजार में खबर फैल गई कि हल्दीराम और उनकी डूंगर से वापस आ गई है। लोग लाइन लगाकर उनकी दुकान पर आने लगे और कुछ ही दिनों में हल्दीराम फिर से बीकानेर के भुजिया किंग बन गए। अगले कुछ सालों तक हल्दीराम ने सिर्फ अपनी दुकान पर फोकस किया, लेकिन 1950s में एक ऐसा इवेंट हुआ जो उनके बिजनेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक दिन हल्दीराम अपने दोस्त की बेटी की शादी में कलकत्ता गए थे। शादी में उन्होंने सब मेहमानों के लिए भुजिया बनाई। जब उन्होंने देखा कि लोग भुजिया खाकर तारीफ कर रहे हैं तो वो खुद भी हैरान हो गए। गेस्ट इतने खुश थे कि उन्होंने बल्क में ऑर्डर तक दे दिए और यहीं से हल्दीराम को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता भेजा ताकि वो वहाँ पर बिजनेस सेटअप कर सके। वहाँ उन्होंने छोटे से हाउस और सिर्फ 8 स्क्वायर फीट की दुकान के साथ शुरुआत की। शुरुआत थोड़ी स्लो थी, लेकिन कस्टमर के वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस ग्रो करने लगा और कुछ ही समय में वो 150 से 200 किलो भुजिया रोज बेचने लगे। ऑल्सो बंगाली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने उनके टेस्ट के हिसाब से नया स्नैक लॉन्च किया, बंगाली मिक्सर, जो तुरंत ही हिट
फीट हो गया। अगले 12 सालों में उनकी दुकान 8 स्क्वायर फीट से बढ़कर 25 स्क्वायर फीट हो गई और बिजनेस भी हर साल डबल होने लगा। 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल हो गए थे। बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभाल रहे थे, सतीदास अलग होकर इंडिपेंडेंट शॉप चला रहे थे और रामेश्वर लाल कोलकाता का बिजनेस हैंडल कर रहे थे। ये सब देखकर हल्दीराम ने सेमी रिटायरमेंट ले ली और वो सिर्फ कभी कभी बिजनेस देखने जाते थे। बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जो होने वाला था वो हल्दीराम के बिजनेस जर्नी का गोल्डन चैप्टर लिखने वाला था। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन, जो अब तक अपने चाचा के साथ कलकत्ता के बिजनेस में काम कर रहे थे, 1968 में डिसाइड करते हैं कि वो एक नई ब्रांच खोलेंगे नागपुर में। जब शिव किशन नागपुर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बालूशाही, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसे स्वीट बहुत पसंद करते थे। इसीलिए शिव किशन ने डिसाइड किया कि वो भुजिया के साथ अपनी फेवरेट स्वीट काजू कतली भी बेचेंगे। शुरुआत में कस्टमर थोड़ा हेसिटेट करते थे क्योंकि उन्होंने कभी काजू कतली ट्राई नहीं की थी। तब शिव किशन ने एक स्मार्ट ट्रिक लगाई, वो कस्टमर को फ्री सैंपल देने लगे और जैसे ही लोग काजू कतली को टेस्ट करते थे तब उन्हें वो बहुत पसंद आ जाती थी, जिससे काजू कतली की डिमांड बढ़ने लगी। इस सक्सेस के बाद शिव किशन ने और भी स्वीट ऐड किए, जैसे कि मलाई लड्डू, रसगुल्ला और रसमलाई, और इसी के साथ बिना जाने उन्होंने हल्दीराम के स्वीट एम्पायर की भी फाउंडेशन रख दी। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट्स खुल चुके थे, लेकिन शिव किशन यहीं रुकने वाले नहीं थे। एक दिन उन्होंने एक रेस्टोरेंट में देखा कि वहां सिर्फ डोसा और इडली मिलती थी, लेकिन फिर भी हर वक्त कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर शिव किशन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हल्दीराम को एक रेस्टोरेंट में बदला जाए। उन्होंने मार्केट को समझा और रियलाइज किया कि महाराष्ट्रियन, साउथ इंडियन डिशेज जैसे कि डोसा और इडली को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन उनका प्लान ये था कि वो कस्टमर को ऐसी डिशेज खिलाए जो बीकानेर के पॉपुलर स्नैक्स है, जैसे कि समोसा और कचौरी। इसके लिए उन्हें कस्टमर को अपने रेस्टोरेंट में लाना था, इसलिए उन्होंने डोसा और इडली के साथ शुरुआत की। उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और कुछ ही दिनों में सारी सीट फुल होने लगी। लोग लाइन लगाकर डोसा और इडली खाने आते थे। जब उन्होंने देखा कि बिजनेस बूम कर रहा है तो शिव किशन ने रेस्टोरेंट का साइज डबल कर दिया और मेन्यू में समोसा और कचौरी भी ऐड कर दिए। जो कस्टमर डोसा और इडली खाने आते थे वे उन्हें समोसा और कचौरी ट्राई कराते। जैसे ही लोग टेस्ट करते तो लोगों को काफी पसंद आ जाती। अगले कुछ सालों में नागपुर में मल्टीपल हल्दीराम आउटलेट्स खुल चुके थे और धीरे धीरे हल्दीराम का नागपुर ब्रांच सिर्फ भुजिया बिजनेस तक लिमिटेड नहीं था, वो बन चुका था इंडियन स्वीट, स्नैक्स और रेस्टोरेंट बिजनेस। 1975 में कलकत्ता ब्रांच के रामेश्वर लाल ने फैमिली स्ट्रक्चर से अलग होने का डिसाइड किया। एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें लिखा गया था कि रामेश्वर लाल वेस्ट बंगाल से बाहर बिजनेस नहीं करेंगे और मूलचंद और उनके बेटे वेस्ट बंगाल में बिजनेस नहीं करेंगे। अब तक नागपुर ब्रांच का बिजनेस जबरदस्त चल रहा था, लेकिन शिव किशन के दिमाग में और भी बड़े प्लान थे। उनका नेक्स्ट गोल था हल्दीराम को एक नेशनल ब्रांड बनाने का। शिव किशन ने डिसाइड किया कि अगर हल्दीराम को नेशनल लेवल पर ले जाना है तो उसके लिए सबसे परफेक्ट सिटी है दिल्ली। उन्होंने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो दिल्ली जाकर हल्दीराम के बिजनेस वहां स्टैब्लिश करे। तब तक मनोहर लाल बीकानेर ब्रांच में काम कर रहे थे और शिव किशन को उनमें बहुत पोटेंशियल नजर आया। 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए। जब उन्होंने चांदनी चौक को देखा तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। वहाँ का पूरा एरिया फेमस स्नैक्स वेंडर से भरा हुआ था। कंपटीशन ज्यादा था, लेकिन एक बात अच्छी थी कि डिमांड भी उतनी ही ज्यादा थी। शिव किशन की मदद से मनोहर लाल ने एक जगह खरीदी और 1983 में हल्दीराम का दिल्ली ब्रांच ऑफिशियली स्टार्ट किया। अगले 1 साल तक मनोहर लाल दिन रात मेहनत करते रहे। वो खुद किचन में खड़े होते, रेसिपी टेस्ट करते और शॉप पर कस्टमर को सर्व करते। थोड़ा थोड़ा करके उनकी रेप्यूटेशन बढ़ने लगी और बिजनेस ने ब्रेक इवन कर लिया। लेकिन तभी आती एक बड़ी ट्रेजेडी, 1984 का एंटीसिक राइट्स। पूरा दिल्ली जल रहा था और इसी दौरान मनोहर लाल का वर्कशॉप और घर दोनों पूरी तरह से जल गया था। सिर्फ 2 महीने में ही बिजनेस पूरी तरह से जीरो पर आ गया। लेकिन मनोहर लाल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर ब्रांच से फाइनेंशियल हेल्प ली और फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में एक नया 300 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप खरीदा और वहां से बिजनेस रिस्टार्ट किया। पहले से उन्होंने जो रेप्यूटेशन बनाई थी वो उनके काम आने लगी। लोग दोबारा वापस आने लगे। कुछ ही सालों में उन्होंने अपना करंट वर्कशॉप एक्सपेंड कर लिया और एक 200 स्क्वायर फीट के फैक्ट्री स्टेब्लिश की। नए आउटलेट्स खुले, सेल्स बढ़ने लगे और बिजनेस फिर से स्टेबल हो गया। लेकिन अभी भी इतनी मेहनत के बाद हल्दीराम एक मिडिल साइज लोकल बिजनेस ही था। पर शिव किशन और मनोहर लाल के सपने इससे कई बड़े थे। वो चाहते थे कि हल्दीराम एक वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने। 1980s के एंड में इंडिया में एक बड़ा इकोनॉमिक चेंज आया। इसके बाद फॉरेन ब्रांड जैसे पेप्सिको, केलॉग्स और नेस्ले इंडिया में पैकेज फूड बेचने लगे। वो लोग इंडियन मार्केट में रेडी टू ईट वेस्टर्न फूड ला रहे थे, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, चिप्स और बिस्किट्स। लेकिन हल्दीराम्स ने यहाँ एक बड़ा गैप स्पॉट किया। सब लोग वेस्टर्न पैकेज फूड को बेच रहे थे, लेकिन इंडियन स्नैक्स को किसी ने लॉन्ग शेल्फ पैकेजिंग में नहीं बेचा था और यहीं से उन्हें एक और
अपॉर्चुनिटी मिलती है। उन्होंने पहली बार बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया को नाइट्रोजन पैकेजिंग के साथ लॉन्च किया, जिससे उनकी सेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कई महीनों तक हो गई। अब उनके प्रोडक्ट सिर्फ नागपुर और दिल्ली तक लिमिटेड नहीं रहे, इंडिया के छोटे से छोटे शहर में भी लोग हल्दीराम भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च के बाद कस्टमर का रिस्पांस जबरदस्त था। उन्होंने अपने पैकेज फूड सेगमेंट को डाइवर्सिफाई किया। रसगुल्ला, सोन पापड़ी, कचौरी और बेलपुरी जैसे 400 से ज्यादा पैकेज आइटम मार्केट में आ गए। हर इनकम ग्रुप को टारगेट करने के लिए हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट के अलग अलग पैक साइज रखे। उन्होंने पैकेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर साइकोलॉजी का यूज किया, ताकि हर जगह पर हल्दीराम सबसे पहले दिखे। फिर उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर और लाखों रिटेलर्स ऑनबोर्ड किए, ताकि उनका प्रोडक्ट इंडिया के हर कोने पर पहुंच सके। आज हल्दीराम के स्नैक्स सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि यूके, यूएस, सिंगापुर जैसे 80+ कंट्री में बिकते हैं। सिर्फ 2 पैसों के भुजिया बेचने से शुरू हुआ ये सफर आज 9,000 करोड़ के बिजनेस में बदल गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना।